Hello and welcome to RP classes. Today in physics, we will be talking about the second chapter. We'll continue with our discussion for units and measurement. So today we will talk about the significant figures and order of magnitude. पहले इसके बारे में हम कुछ information देखें. We'll talk about that first. उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स हम NCERT at your fingertips, that is MTG का जो बुक है उसमें से हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर HSC का जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 11 पे जाइए. वहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन. लेट अस टॉक अबाउट दैट. व्हाट इज मेंट बाय द सिग्निफिकेंट फिगर. ठीक है, तो चलिए ऐसे मान के चलते हैं कि एक हमारे पास समझो कि एक वर्नियर कैलिपर्स है या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है. उससे हमने कुछ डिस्टेंस मेजर किया. ठीक है, उससे हमने कुछ डिस्टेंस मेजर किया. वो डिस्टेंस है 5.21 सेंटीमीटर. 5.21 सेंटीमीटर. ठीक है, ये कोई डिस्टेंस है. ये मैंने वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया. यही डिस्टेंस अगर मैं नॉर्मल हमारा जो स्केल होता है तो उससे अगर मैं मेजर करूं तो वो डिस्टेंस मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वो मुझे लिखना पड़ेगा 5.2 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है. 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.1 सेंटीमीटर. दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द नॉर्मल स्केल. जबकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर. बराबर है क्या? इसका मतलब है 0.1 मिलीमीटर की वो कैलकुलेट कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स से. आई होप यू नो दिस. बराबर है. अब अगर और एक मैं डिस्टेंस मेजर करूं और एक डिस्टेंस मैंने वर्नियर कैलिपर्स से मेजर किया और वो डिस्टेंस आया है 8.20 सेंटीमीटर. और वो डिस्टेंस मैं अगर स्केल से मेजर करूं तो वो कितना आएगा? तो वो डिस्टेंस स्केल से मेजर करने के बाद 8.2 सेंटीमीटर आएगा. समझे? Isn't it? मुझे बताइए, अगर मैं उस डिस्टेंस का मेजरमेंट मेंशन करूंगा, क्या मैं उसका जो वर्नियर कैलिपर से मेजर किया हुआ डिस्टेंस वो 8.20 है, तो क्या मैं उसको 8.2 लिखूं या लिख सकता हूं? मुझे पूछना है. ये 8.20 का डिस्टेंस मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है, तो क्या मैं उसको 8.20 के जगह पर 8.2 मेंशन करूं तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अगर मैं उसको 8.2 मेंशन करता हूं तो वो मेजरमेंट आता है स्केल से. ये मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है. जब आप उस जीरो को हटा रहे हो तो इसका मतलब है आप ये जो सिग्निफिकेंस है कि भाई जो हमने वर्नियर कैलिपर से मेजर किया है उस सिग्निफिकेंस को चेंज कर रहे हो. सो दिस जीरो इज इंपॉर्टेंट. आप उसको नहीं हटा सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दैट इज द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए What is the definition of significant figures? वहाँ पे तीसरा पैराग्राफ देखिए. Number of digits in a measurement about which we are certain. क्या इस जीरो के बारे में we are certain? Are we certain about this zero? Yes. So this is a significant figure. ठीक है? क्या दिया है यहाँ पे? इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. The number of digits in a measurement about which we are certain plus one additional digit. The first one about which we are not certain is known as the significant figure or significant digit. I am sure आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आ गया, लेकिन जो एग्जाम्पल जो मैंने बताया है वो आपको समझ में आ चुका है. बराबर है क्या? Is that okay? So अब हम जाएंगे rules for determining the significant figures. तो इसके हाँ बोलो. Yes. We'll see the rules for determining significant figures. So I suggest you to go to next page, page 12. वहाँ पे कुछ rules दिए हैं. Let us understand one by one. I'll read out and I'll explain these rules. और फिर हम इसको यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स की मदद से. ठीक है? समझो कि फर्स्ट वाला जो उसका एग्जाम्पल है या फर्स्ट वाला जो रूल है, फर्स्ट वन, all the non-zero digits are significant. फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर है 1.178.43 सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब जो भी है, तो ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है. नॉन जीरो डिजिट्स जो है
वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, समझे? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है? अब जीरोस की बात करते हैं। अगर ऐसा है नंबर 165.02, तो ये जो जीरो है वो दोनों नॉन जीरो, दोनों साइड से नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट है। जीरोस इन बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इज दैट ओके? सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर कितने हैं? इसके अंदर है 5 और इसके अंदर भी है 5, समझे? थर्ड रूल कि भाई अगर ऐसा नंबर कुछ दिया है 0.001405, तो आपके हिसाब से इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं? अभी तक जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से आपके, अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो वो गलत है। जब भी कभी ऐसा नंबर आएगा तो हम उसको लिखेंगे, इस जीरो को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, इट इज 1.405 into 10 raised to minus 3 into 10 raised to minus 3। तो यहाँ पर this figure has got 4 significant digits या 4 significant figures। Is this clear? Yes. Is that okay? इसका मतलब है डेसिमल पॉइंट के बाद के जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन उससे अच्छा मैंने आपको ये ऐसे बता दिया कि भी इस पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करो डेसिमल पॉइंट को, तो फिर यहाँ पर आएंगे मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? दैट इज द थर्ड रूल, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? फोर्थ रूल जो है वो मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कोई मेजरमेंट या कोई नंबर मैं लिखूं 1.500 kg से फॉर एग्जाम्पल, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2। तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपने एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से ये मेजरमेंट किया हुआ है। अगर आप इसको 1.5 kg सीधा लिखते हो तो इसका प्रिसीजन, एक्यूरेसी कम हो जाता है ना अपने आप। Are you understanding what I'm saying there? Is that clear? So zeros on the right side, zeros on the right hand side of last non-zero number. This is the decimal point. This is the last non-zero number. उसके right side के zeros are significant. Zeros on the right side of last non-zero number are significant. लेकिन ये zeros significant नहीं है। समझ में आ गई बात? ठीक है? अगर मैं इस नंबर को ऐसा लिखूं 0.001500, अगर ये नंबर मैंने लिखा है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? यस, इसके भी 4 ही होंगे। ये 5वां डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है जो तो हमने पहले से देखा हुआ है, ठीक है? तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 1.500 into 10 raised to minus 2। तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4। वेरी गुड। इज दैट अंडरस्टूड? कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना है कि भाई नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन नॉन जीरो नंबर के राइट वाले सिग्निफिकेंट है, समझिए? और उसका रीजन मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया कि जब जीरोस बाद में होता है तो इसका मतलब है वो बेटर एक्यूरेसी वाला है, वो अच्छे इंस्ट्रूमेंट से, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया गया है उसका। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? ठीक है? लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं, बट इफ आई राइट हियर 125 मीटर, 125 मीटर मैंने लिखा है, ठीक है? 125 मीटर में आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 3, ठीक है? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 12500 सेंटीमीटर? मैथमेटिकली तो लिख सकते हैं, फिजिक्स की परिभाषा में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये लिखने का तरीका गलत हो जाएगा। into 10 ratio। हाँ, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा उसको? 125 to 10 ratio।
मुझे लिख 2 10⁻², ऐसा लिखिए, या तो फिर 1.25 इंटू 10⁻⁴ लिखा तो भी चलेगा, दोनों सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं किए, जो कि 3 ही है। इज दिस ओके? इज दैट ओके? हेलो हेलो हेलो। हाँ, और एक बार अगर मैं ये लिखता हूँ 125 मीटर, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 125,000,000 मिलीमीटर? क्या ये लिखना सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत होगा ये, बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, इजंट इट? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे क्या लिखना है? अगर मुझे मिलीमीटर में उसको एक्सप्रेस करना है तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा उसको? तो मुझे लिखना पड़ेगा 125 इंटू 10⁻³ और 2 5 10⁻⁵ मिलीमीटर। या तो मैं इसको ऐसा लिखूं या फिर 1.25 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर ऐसा लिखूं, तो ये सही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रखा है। इज दैट ओके? ग्रेट। तो इसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। क्या है ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? कोई नहीं, कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसी भी नंबर को हम लिखेंगे इस फॉर्म में a इंटू 10⁻n, जिसमें ये a जो है इट विल लाई बिटवीन 0.5 to 5, इट विल लाई बिटवीन 0.5 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन 5। समझ में आ गई ना? इज दैट क्लियर? तो इसमें n इज द इंटीजर एंड दिस इंटीजर इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ओके, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है बताइए? आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। 6400 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ इज अप्रॉक्स 6400 किलोमीटर। तो फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर दिस। ऐसा पूछते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर द दिस थिंग, इसका। तो इसको मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। अब ये इस फॉर्म में है क्या? है भी और नहीं भी, क्योंकि ये मुझे 5 से छोटा होना चाहिए। तो ये डेसिमल आप इधर शिफ्ट कीजिएगा, 10 का पावर प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? दिस विल बिकम 0.64 इंटू 10⁻⁷ मीटर। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हियर? बोलिए, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7 बोलो, या फिर आप उसको लिख सकते हैं 10⁻⁷। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर? सो इसके ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़े। दे मे आस्क यू फाइंड आउट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और दे मे आस्क यू व्हाट आर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है? इज दैट ओके? ऑलराइट, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड विल स्विच ओवर टू द क्वेश्चन सेक्शन। ओके, वेल लेट अस कंटिन्यू। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और ये एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, ओके, नाउ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3 में का 15, 3 सब पार्ट 15। चलिए देखें वहां क्या दिया। राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग।
ठीक है, 0.003 मीटर स्क्वायर। चलिए बताइए, मुझे इसके सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। ओके, अगला नंबर दिया है अगला 0.1250 ग्राम से 0.1250 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Then 6.4 into 10 raised to 6. 6.4 into 10 raised to 6 meter. ये तो रेडियस ऑफ द अर्थ है। Then 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. This is charge on the electron. 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. This is the mass of the electron. चलिए, मैं दो चीजें चाहूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी बताइए और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बताइए। सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मुझे दोनों चाहिए आपके। चलिए बताइए। 3 into हाँ, इसको मैं रिराइट करूंगा 3 into 10 raised to minus 3 मीटर क्यूब। सो सिग्निफिकेंट फिगर इज 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए वो होना चाहिए a into 10 raised to n, जिसमें a will lie between 0.5 and 5. So I think this is all ready. So what is the order of magnitude here? Your order of magnitude is 10 raised to minus 3 चाहिए या सिर्फ minus 3 चाहिए? चलिए अगला वाला करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 1.250 into 10 raised to minus 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। centimeter square. ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, so what is the number of significant figures? 4 and order of magnitude -1. ठीक है, अगला उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा 0.64 into 10 raised to 7 मीटर। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 and order of magnitude 7. समझे? Alright. अगला, this is already in the proper form. So number of significant figures 2 and order of magnitude -19. समझे? अगला वाला मुझे इसको लिखना पड़ेगा। It should be in between 0.5 and 5. So I'll shift it over here. So 0.91 into 10 raised to minus 30 kg. So number of significant figures ये दो ही है, okay? And order of magnitude is -30. I hope this is clear for us. You can take this screenshot, please. Okay. Question number 3, subpart 16. 3 make a 16. The diameter of the sphere is 2.14 centimeter. Sorry, 2.14 centimeter. Okay. Calculate the volume of the sphere to the correct number of significant figures. अब ये जो कोई मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट इस मेजरमेंट का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। समझे? इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है? 3। तो अब मुझे इसका रेडियस कितना हो जाएगा भाई? रेडियस इज डिवाइड बाय 2 बनेगा 1.07 सेंटीमीटर। And what is the volume? 4/3 pi r cube. So 4/3. Calculate please. 3.14 into 1.07 into 1.07 तो उसका क्यूब। ठीक है, कैलकुलेटर से ये कैलकुलेट करके मुझे बताइए प्लीज। एक्चुअल आंसर जो क्या आएगा 5.128469333 बराबर है ना? सही है, Yes. एग्जैक्ट वही है। हाँ. ठीक है, गुड। तो अब मेरा आंसर जो है वो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही सीमित रहना चाहिए। मतलब इसके बाद के जो डिजिट्स है वो मुझे चॉप करने पड़ेंगे। And if the next digit is 5 or greater than 5 तो मुझे इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा 5.13 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द करेक्ट आंसर with the same number of significant figures. Is this okay? Yes.
Any doubts about that? No. Alright? So that is the answer here. Alright. अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसमें. क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसी टाइप का ये सब पार्ट 11 क्या दिया है मैं पढ़ता हूँ आपको क्वेश्चन. द लेंथ, ब्रेड्थ and the thickness, the length, breadth and the thickness of a rectangular sheet of metal are, length कितना दिया है 4.234 मीटर, breadth 1.005 मीटर, and thickness T is 2.01 centimeter respectively. Give the top area. Give the area बोला है ना, तो उस एरिया के यहाँ पर आप लिखिएगा टॉप का एरिया चाहिए मुझे, सिर्फ टोटल एरिया नहीं चाहिए. Give the top area and the volume of the sheet with the correct significant figures. Volume भी चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? अब देखिए टॉप एरिया के लिए, टॉप एरिया मतलब क्या होता है? टॉप एरिया इज नथिंग बट ये कुछ इस प्रकार का प्लेट है समझो. ये है प्लेट. तो इस प्लेट का ये है टॉप का एरिया, which is basically comprising of length, breadth, and this is the thickness. So top area is going to be length into breadth. I hope you get that. Isn't it? ठीक है. तो length into breadth क्या होगा बताइए? Calculate this please. 4.234 into 1.005. आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर which you calculate is going to be 4.25517. Yes. 70 ये आ गया तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ गया. सही है? Yes. Isn't it? ओके. अब देखिए इसमें मुझे जो लेंथ और ब्रेड्थ दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4 ईच. सही है? इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4. तो आंसर जो मेरा होगा वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद मुझे चॉप आउट करने पड़ेंगे आगे. सो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ का जो डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो मैं उसको लिखूंगा 4.255 मीटर स्क्वायर. दिस इज द करेक्ट आंसर विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? ओके. चलिए अगले कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं. मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हो रहा है. बाय द वे व्हाट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू LBT, पेन ब्रेथ हाइट या LBT थिकनेस. सही है ना? Isn't it? अब देखिए यहाँ के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं. मुझे अगर इसको मीटर में एक्सप्रेस करना है तो हो जाए 2.01 इंटू 10⁻² -2 मीटर. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हियर? 3. अब इसके 4 है और इसके 3 है. समझ में आ रहा है? इसका 4 है और इसके 3 ही है, तो उसको राउंड अप. तो मुझे इसको राउंड अप करना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? मेरा जो आंसर है वो सही आंसर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? LB को राउंड, L और B को राउंड अप करना पड़ेगा. एक मिनट होल्ड करिए. तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए मुझे ये जो आंसर है लेंथ, व्हाट इज द लेंथ हियर, मुझे उसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही लेने पड़ेंगे क्योंकि इसके 3 तक ही है. ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? 4.23 ही हो जाएगा. 4 हटाना पड़ेगा. यहाँ पर 3 लेने हैं तो ये 1 बनेगा, तो ये बनेगा 1.01 इंटू 2.01 इंटू 10⁻². चलिए बताइएगा आंसर क्या आएगा. तो आंसर प्लीज कौन? When you multiply this, so you give what? This is 4.23 into 1.01 into 2.01 into 10⁻².
8.58 7323 इंटू 10⁻², ये आएगा जिसे मुझे चॉप आउट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी गायब हो रहा है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्यूरेसी गायब कर दिया, तो ये चॉपिंग आउट जो है वो फाइनल आंसर में कर लूंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कैलकुलेशन मैं उसको लिखूंगा, नो डाउट 4.234 इंटू 1.005, आई विल नॉट चॉप इट ओवर हियर, ठीक है, लास्ट में चॉप करेंगे, इंटू 2.01 इंटू 10⁻²। अब मुझे बताइए क्या आएगा ये कैलकुलेशन, 4.234 इंटू 1.005 इंटू 2.01 इंटू 10⁻², तो ये आंसर आएगा 8.552891 इंटू 10⁻²। अब मेरा जो आंसर है वो मैं चॉप करूंगा आफ्टर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहां पर मुझे उसको चॉप करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इसे चॉप करना है तो ये नंबर लेस देन 5 है, तो ऐसी सेल कैपेसिटी, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 8.55 इंटू 10⁻², दैट इज मीटर क्यूब। इज दैट ओके? तो ये आंसर होना चाहिए, 8.56 दिया है, वो नहीं होगा, बल्कि ये आंसर होगा। इज दैट क्लियर? NCERT at your fingertips, आंटी जी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, what is the question saying? Well, it says a cube has side of 1.2 into 10⁻² meter. क्यूब का साइड है 1.2 into 10⁻² meter. Its volume up to correct significant figures is. Its volume up to correct significant figures. Volume is equal to a cube. So it is 1.2 into 10⁻² का क्यूब, so 1.2 1.44 होगा इंटू 12, 1.2 कितना आएगा, 12 चौक 8 40 4 1.728 इंटू 10⁻6 ऐसा आएगा। सही है? अब मुझे बताइए करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे, 2 ही है, तो मुझे यहाँ पे 2 के बाद चॉप आउट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, 1.7 into 10⁻6 meter. A is the answer. Is this okay? Any doubts? Alright. Question number 70 देखो अब। Question number 70 देखो। The radius of the sphere is 1.41 centimeter. The radius of the sphere is 1.41 centimeter. ये उसी टाइप का जैसे हम सॉल्व किया था। So its volume to an appropriate number of significant figures is. तो उसको कैलसी से करना पड़ेगा। You have to solve this by calculator. Calculator. So volume is equal to 4/3 pi r cube. 4/3 pi is 3.14 into 1.41 bracket cube. So please tell me what is this answer coming out to be. Calculators please. 11.73 61519 इतना सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 3, तो 3 मतलब मुझे यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा। व्हाट विल बी द आंसर देयर, 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। इज दैट ओके? So B is the answer there. Next question. C, no? Huh? Answer will be C. Yeah, the answer is C, not B. C. No. Question number 71. Question number 71. It says the mass of a box measured by the Grosser's balance is 2.3 kg. 2.3 kg. ठीक है? 2 gold pieces of masses. Very interesting. एक मास है जो ग्रॉसर से हमने मेजर किया है 2.3 kg,
2 gold pieces of masses 20.5 gram, 20.15 gram and 20.17 gram, 20.17 gram are added to the box. Find the total mass of the box. ये गोल्ड पीसेस ऐड किए उसके अंदर. What is the mass of the box? आपके हिसाब से ये ग्रॉसर बैलेंस है, ठीक है. तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, देखो कन्वर्ट टू केजी. मैं अभी तीनों भी, मेरे को तीनों में ऐड करना है, m प्लस m1 प्लस m2 ये करना है. कन्वर्ट टू केजी. दिस आई नीड टू कन्वर्ट टू केजी. कैसे करोगे? Divide by 1000. डिवाइड बाय 1000, वही बात है. सो दिस विल बिकम व्हाट 0.02015 kg और ये क्या बनेगा 0.02017 kg. ठीक है, तो इन तीनों को ऐड कर देते हैं. 2.3 kg है 0.02015 kg प्लस 0.02017 kg. Let's add this. तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये आएगा टोटल. अब जो मैंने ऐड किया है इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 है, इसके 4 है, लेकिन इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही है. तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो सबसे कम होता है वही मुझे लेना पड़ेगा. तो मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर के आंसर के साथ जाना पड़ेगा. और इसको अगर मैं राउंड अप कर लूं तो दिस इज लेस देन 5. सो द फाइनल आंसर इज 2.3 kg. इज दिस ओके? समझ में आ गया? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है इसको आई शुड कॉल दिस एज स्टार. नहीं? अच्छा, अब इन द अबव क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है? इन द अबव क्वेश्चन What is the difference in the masses of the pieces? इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं करूं तो आंसर क्या आएगा? डिफरेंस ऑफ द मासेस मतलब m1 माइनस m2. अब मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ ही जाना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो मुझे नहीं लगता मुझे केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत है. आई विल गो विद द ग्राम सिस्टम. व्हाट इज दैट? 20.17 and 15. तो आई शुड कॉल m2 माइनस m1, है ना? 20.17 gram minus 20.15 gram. So what is the final answer? 0.02 gram. Is that okay? समझ में आ गई बात? Isn't it? So तुम्हारा जो आंसर है वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? यही आंसर है. Isn't it? Yes. That will be the answer. Any doubts about that? समझे? Okay. So A is the answer. Next. Take the screen now. फिर बाद में आगे बढ़ते हैं. Question number 74 दिया है. The respective number of significant figures for the numbers 6.320, 6.032, 0.00060, 0.00060 is हर एक का सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए. बोलो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, क्योंकि राइट साइड वाले जीरोस काउंट होते हैं. इसके भी 4 और ये लेफ्ट साइड वाले जीरोस काउंट नहीं होते, तो इसके भी 4. सो द आंसर इज सी. ओके. क्वेश्चन नंबर 75. The number of significant figures in the numbers 4.8 क्या दिया है क्वेश्चन? 4.8 000 into 10⁴ and 48 000.50 is कितने हैं इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स?
10 के पावर्स काउंट नहीं होते, हाँ लेकिन ये जीरोस काउंट होंगे, सो दिस इज 5। और यहाँ पर राइट साइड वाले जीरोस भी काउंट होते हैं और नॉन जीरो के बीच वाले जीरोस भी काउंट होते हैं, सो व्हाट इज दिस हियर 7। सो व्हाट्स द आंसर देयर बी। इज दैट ओके? ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। कैलकुलेटर यूज करना है इसके लिए, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 76, we are going to make use of calci for this. A body travels uniformly a distance of, कितना डिस्टेंस दिया है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स इन द टाइम t is equal to 4.0 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड, सही है। द वेलोसिटी विद द एरर लिमिट्स, मुझे वेलोसिटी चाहिए विद द एरर लिमिट्स, बताइए। v is equal to t upon t। एरर्स का क्या करोगे जी? डिवाइड अगर होते हैं तो एरर्स का क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। सो इट्स स्ट्रेट अवे डिवाइड दिस, पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। और एडिशन हो या डिवीजन हो तो एरर्स का क्या होता है? चलिए देखते हैं। दिस इज 13.8, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको कैसे लिखूंगा? आई विल राइट दिस एज, इस डिस्टेंस, इसको मैं डिस्टेंस को बोलूंगा s। सो दिस इज बेसिकली s प्लस डेल्टा s प्लस माइनस, एंड दिस इज t प्लस माइनस डेल्टा t, सही है। और इसको मुझे डायरेक्टली s अपॉन t करना पड़ेगा, मतलब 13.8 अपॉन 4.0, ठीक है। अब इनको मैं जब डिवाइड कर रहा हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे यहाँ पे? चलिए देखते हैं। इसको बिकम 4 3 12, 1 रहेगा 4 चौक 16, 2 रहेगा 4 5 20, 3.45 आएगा, सही है, इज इट? तो दिस इज 3.45 हो गया। एंड हाँ, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो बताइए। इसके अंदर कितने हैं और इसके अंदर 2, तो आंसर में मुझे कितने करने पड़ेंगे? 2 ही करने पड़ेंगे। अगर 2 करने पड़ेंगे तो मुझे यहाँ पे चॉप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 5 होने की वजह से कितना हो जाएगा? 3.5। करेक्ट, 3.5। एनी डाउट्स अबाउट दिस? इज दैट ओके? ठीक है, वेल अब मुझे इसका एरर के बारे में बताना है, ठीक है। नाउ व्हेन आई नो दैट v इज इक्वल टू s अपॉन t, तो इसके जो एरर्स होते हैं वो होते हैं डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल टू डेल्टा s अपॉन s प्लस डेल्टा t अपॉन t, अगर तुमको याद है। परसेंटेज या रिलेटिव एरर इस प्रकार से रिलेटेड है, यस और नो, राइट ना? तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो। सो डेल्टा v इज आई डोंट नो, एंड v इज 3 पॉइंट कितना है? 3.5 तो लास्ट आंसर में लिखूंगा। कैलकुलेशन के लिए तो मुझे 3.45 यूज करना पड़ेगा, समझे? डेल्टा s इज 0.2 अपॉन 13.8, कैलकुलेटर चाहिए आपको तो, डिवाइडेड बाय प्लस डेल्टा t इज 0.3 अपॉन 0.2। चलिए इसको कैलकुलेट करके बताइए। 0.2 अपॉन ये कितना आएगा? अपॉन 13.8 0.2 upon 13.8 plus 0.3 upon 2 0.2 upon 13.8 plus 0.3 upon 2, 0.56 है नहीं 0.15 16 कितना आ रहा है ये? फोर आ गया ना, वेट गड़बड़ किया मैंने, यहाँ पे t इज इक्वल टू 4 है ना, दिस इज 4, ओके ठीक है। सो दैट कम्स आउट टू बी
0.2 divided by 13.8 plus 0.3 divided by 4 is 0.08949. इस तरह से आएगा 0.08949 ऐसा आएगा, समझेगा? ओके, तो मैं इसको 4 डिजिट एक्यूरेसी के साथ, अब मुझे चाहिए डेल्टा वी, तो डेल्टा वी से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बनेगा टोटल? डेल्टा वी इज इक्वल टू 3.45 इंटू 0.8945 8949 0.8949। चलिए बताइए क्या आएगा ये, फिर उसको राउंड अप करना पड़ेगा, ठीक है? 3.08740 0.3 आएगा, 3.9 0.30 3.45 एक सेकंड, यहाँ 0.08 है, सॉरी 0.08949। दोबारा करना है कैलकुलेशन, सो दैट विल गिव मी 0.3087, कुछ इस प्रकार आएगा। दिस इज डेल्टा। अब देखिए जो एरर है, एरर का सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है यहाँ पे हर जगह पे? एरर का सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एक ही है, एक ही है, तो इसका मुझे सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रखना है। ये तो 0 ही है, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर हियर? 0.3। तो अब मेरा जो वेलोसिटी प्लस माइनस डेल्टा वी आएगा वो कितना आएगा? ये वैल्यू है 3.5 प्लस माइनस 0.3, इतना आएगा मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये एक्चुअली मैंने कैलकुलेटर वाला प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व किया कि जब डिवीजन होगा तो हाउ टू डील विद द सिग्निफिकेंट फिगर्स, के फाइनल आंसर फाइंड आउट किया, फिर उसका मैंने सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट किया, फिर एरर फाइंड आउट किया और उसका भी सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट किया। इसलिए ये मैंने स्पेसिफिकली बाद में रखा था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे तब ये आप सीखेंगे। तो व्हाट इज द आंसर हियर? दिस इज बी इज द आंसर, समझे? एंड आई थिंक दिस इज टू बी काउंटेड एज अ स्टार प्रॉब्लम। नो डाउट आपको इस टाइप का प्रॉब्लम वो डायरेक्टली, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, लेकिन इस टाइप का दे सकते हैं जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, ऐसे वाले प्रॉब्लम वो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह का बिल्कुल एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बिल्कुल सेम टाइप का दिया है। मेजर द टू क्वांटिटी, मेजर ऑफ टू क्वांटिटीज along with the precision of respective measuring instrument is A is equal to 2.5 meter per second plus minus 0.5 meter per second, ठीक है, and B is equal to 0.1 second plus minus 0.01 second। अब देखिए इसमें शायद आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रोसेस वही होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ A इंटू बी, द वैल्यू ऑफ A इंटू बी क्या है? A इंटू बी, तो A इंटू बी जो है, पहले तो मुझे इसका जो वैल्यू होगा वो होगा डैश डैश प्लस माइनस उसका डेल्टा, बराबर है। अब डैश डैश के लिए मुझे उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इट विल बी 2.5 इंटू 0.1, तो कितना आएगा ये? 0.25, सही है? इज दैट ओके? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स सही है, बराबर है क्या? द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 0.25, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पर एक ही है, सही है ना? तो मुझे मल्टीप्लिकेशन, हाँ यहाँ पे 2 दिए हैं, ठीक है। अच्छा, डेल्टा की कैलकुलेट, डेल्टा अगर मुझे कैलकुलेट करना है, डेल्टा ए बी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, क्या आएगा वो बताइए? डेल्टा ए कितना दिया है? दिस इज डेल्टा ए 0.5 है ना, अपॉन ए 2.5 प्लस डेल्टा बी इज 0.01 अपॉन
8.1 तो कैलकुलेट करिएगा, दिस विल गिव मी लाइक 1/5 प्लस 0.001, सही है। 1/5 का मतलब होता है 0.2 प्लस 0.001, so this will be going to be 0.201 ऐसा बनेगा, समझे क्या। अब ऑप्शंस जो दिए हैं यहाँ पे मुझे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, नो दैट इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ ए बी अपॉन ए बी, लेकिन ए बी मैंने फाइंड आउट किया है वो है कितना 0.25, सो व्हाट विल बी डेल्टा ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, तो 25 का 25 यानी 25 दूनी 50, 1 2 3 2 5, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.05025 ऐसा होगा, समझ में आ रही है बात, इज दैट ओके। अब मुझे उसके जो एरर्स है उसका राउंडिंग अप करना पड़ेगा, ठीक है, एरर्स को। तो मुझे एरर राउंड अप करना पड़ेगा 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ। एक्चुअली यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, समझ में आ रही है बात। तो मुझे मिनिमम के साथ जाना पड़ेगा, मुझे मतलब इसको यहीं पर करना पड़ेगा राउंड अप, समझ में आ रही है बात। लेकिन ये 5 है तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस हैज टू बी 0.1 ऐसा देना पड़ेगा मुझे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट, इज दैट ओके। ये 0.3 होल्ड ऑन प्लीज, 0.3 क्या है भाई, दिस इज 0.3 कहाँ से आ गया, दिस इज 0.5 अपॉन 2.5 तो क्या आएगा 5 0.01 on 0.10 इसमें मैंने प्रॉब्लम लिखने में प्रॉब्लम करी है, ये दिस इज 0.10, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, दिस इज 0.10, तो ये कितना है 0.01, so this is 0.201 आएगा ना, करेक्ट, तो ये आएगा दिस इज 0.5, चलिए ठीक है, तो ये आएगा 0.1, ये आएगा। अब मुझे मेरा फाइनल आंसर जो लिखना है ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी, ठीक है। तो ए बी मुझे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है मेन वैल्यू के लिए, तो वो 2 ही रहेंगे, प्लस माइनस एरर के लिए उन्होंने सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर दिया है, मिनिमम वाला 1 है, तो मुझे इसको 0.1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो आंसर दिया है यहाँ पे वो आंसर में ऐसा नहीं लिखना है कुछ, ठीक है। अब उन्होंने उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर अगर लिया है, if this is taken as between 2 significant figures, so that will become what 0.25 plus or minus 0.05, ये आंसर होना चाहिए, is that okay? 0.25 plus or minus 0.05, so C would be the answer। लेकिन उन्होंने A आंसर दिया है यहाँ पे, वो गलत है, ये C आंसर सही है। गिवन में से ये सही आंसर है अगर उन्होंने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये वाला वैल्यू देते हैं तो, और अगर आइडियली माना जाए तो ये होगा तुम्हारा सही आंसर। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? इज दैट ओके? ठीक है, चलिए यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखिए ये वाला ऐसा प्रॉब्लम था कि जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि नंबर्स ऐसे दिए थे जो आप आसानी से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 63, देखिए डेरिवेटिव्स जो है वो एक टॉपिक है जो आप मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, कुछ बेसिक चीजें जो जैसे कि डेरिवेटिव d by dx से डिनोट किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, उसको हम कैसे लिखेंगे n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। डेरिवेटिव ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मुझे इसमें इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा बिकॉज दिस इज यूज्ड इन फिजिक्स हियर। अब यही डेरिवेटिव
अगर मैं इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं इसको रूट एक्स करूँ, मतलब एक्स रेज टू हाफ होगा, एन के जगह पर हाफ होगा, तो ये एन इधर आएगा। मतलब अगर मैं लिखूँ यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 2 आएगा। वेरी बेसिक फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। वहाँ पर एक्स रेज टू हाफ होगा, तो ये आएगा हाफ इंटू एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, जिसका मतलब है दिस इज 1/2 रूट एक्स, ये आएगा। ठीक है, इसी का ये एक फॉर्मूला है, सब फॉर्मूला है। इसी का और एक सब फॉर्मूला मैं बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। अब 1/x का मतलब होता है एक्स रेज टू माइनस 1, दोबारा यहाँ पर n के जगह पर माइनस 1 आएगा, तो ये क्या आएगा माइनस 1 x रेज टू माइनस 1 इट इज माइनस 2, दैट इज माइनस 1/x रेज टू 2, ये आएगा। आई होप यू नो दिस। ठीक है, अब जब भी हम एरर्स की बात करेंगे, ये डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले हम यूज करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द एरर्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे पैरेलल रेजिस्टेंस चाहिए, 2 रेजिस्टेंसेस व्हिच आर इन पैरेलल, एक ये है और ये दूसरा रेजिस्टेंस है, तो 1/r पैरेलल इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। शायद आपको ये पता हो कि नहीं? बिल्कुल पता है। ठीक है ना। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू, आई से डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा? विद रिस्पेक्ट टू x बोलो या विद रिस्पेक्ट टू r बोलो, समझो उसका डेरिवेटिव मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिस डेरिवेटिव वाज विद रिस्पेक्ट टू x। थोड़ा ये समझने के लिए आपको दिक्कत होगी क्योंकि मैं आगे का मैथ्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। शायद डेरिवेटिव थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1/, ये जो है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 1/, रेडियल पैरेलल रेजिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन अगर मुझे वो विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t लेता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम t या x लेता हूँ, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x या विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन इसके अंदर t तो है नहीं, तो मैं इस dt को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एडजस्ट कर देता हूँ dr इस तरह से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स। तो ये जो डेरिवेटिव है ये तो आ गया माइनस 1/r² इनटू मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे dr बाय dt। इसी तरह से मैं इसके साथ भी करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 1/r1² इनटू क्या होगा dr बाय dt। ठीक है, लेकिन ये dr कौन सा था? r पैरेलल वाला था, और ये r कौन सा है? r1 वाला है। समझ में आ गई बात? ठीक है, थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आई एम श्योर अबाउट दैट। माइनस 1/r2², और ये होगा dr2 अपॉन dt, और ये dt में कैंसिल करूंगा, ये dt में क्या करूंगा? कैंसिल करूंगा। तो यहाँ पर मुझे जो फॉर्मूला है, अब ये जो dr होता है यही होता है एरर, दिस इज एरर। तो डेरिवेटिव का ये एक एप्लीकेशन भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू फाइंड आउट द एरर्स। ठीक है, तो ये जो है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r पैरेलल, दिस इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r1 एंड दिस इज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ r2, याद रखना। ठीक है, तो इसको यूज करके मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? इस d को मैं डेल्टा भी लिख सकता हूँ, सो दिस विल बिकम डेल्टा r पैरेलल, माइनस साइन में थ्रू आउट कैंसिल कर दूंगा, दिस विल बिकम अपॉन r पैरेलल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1² प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2²। याद रखिए ये जो टेस्ट स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये 3 स्टेप्स या 2 स्टेप्स, ये 12th स्टैंडर्ड में डेरिवेटिव पढ़ने के बाद उसका जो एप्लीकेशन है तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। थोड़ा बहुत अभी समझा होगा तो ठीक है,
लेकिन फिर मैं कहूंगा कि चलो ये डायरेक्टली अब 11 में हम इस स्टेप की बात करें, या डायरेक्टली हियर, इज दैट ओके? ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मुझे डेल्टा आर पैरेलल चाहिए तो आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस आर पैरेलल, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज डेल्टा आर पैरेलल इज इक्वल टू डेल्टा आर वन इंटू आर पैरेलल अपॉन आर वन का स्क्वायर, सही है, प्लस डेल्टा आर टू इंटू आर पैरेलल अपॉन आर टू का स्क्वायर। ठीक है, विद दिस एक्सप्रेशन नाउ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन। ये मैंने आपको उसका बेसिक एनालिसिस बता दिया कि भाई डेरिवेटिव में एनालाइज कैसे किया जाएगा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, इसी कारण मैंने इस क्वेश्चन को अलग से रखा था। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 63, टू रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 इज इक्वल टू क्या दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, आर यू देयर ऑन द लाइन, एंड R2 इज इक्वल टू 200 प्लस माइनस 4 ओम, आर यू देयर ऑन द लाइन, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। इसको देख के आपको पता है कि ये भाई उसका वैल्यू है R1 का, और ये है R1 का एरर, और ये है R2 का वैल्यू, और ये है R2 का एरर, सही है, करेक्ट है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, मुझे आंसर में क्या पूछा है उन्होंने, मुझे आंसर में पूछा है R पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा R पैरेलल, ये उनका सवाल है। नो डाउट मैं R पैरेलल बड़े आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। क्या है R पैरेलल, 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 200, जो कि बनेगा 2 अपॉन 200, 3 अपॉन 200, सही है। Therefore R पैरेलल इज इक्वल टू 200 अपॉन 3, तो ये बनेगा कितना 66.67 ऐसा कुछ बन जाएगा, राइट ना। दिस कम्स आउट टू बी कितना आएगा ये 66.667 ऐसा कुछ आएगा, isn't it? So let me write this directly. 66.67। अब देखिए कितना डिजिट की एक्यूरेसी है भाई, यहाँ पे 3 डिजिट की एक्यूरेसी है। तो अगर आप ये देखते हो कैलकुलेटर से तो ये ऐसा आएगा, है ना। अगर मुझे 3 डिजिट एक्यूरेसी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी 66.7। तो चलो आर पैरेलल की तो बात हो गई, अब मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा आर की, और ये सब जो मशक्कत करी है मैंने यहाँ पे जुगाड़ करा है ये फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा आर पी। क्योंकि हमने देखा है कि भाई अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है, लाइक जैसे कि z इज इक्वल टू a प्लस बी होगा, या z इज इक्वल टू a माइनस बी होगा, या z इज इक्वल टू प्रोडक्ट होगा, या z इज इक्वल टू डिवीजन होगा, तो उसके लिए क्या करना है ये हमको पता है कि भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, उनके जो एरर्स होते हैं वो डायरेक्टली ऐड करते हैं हम, बराबर है क्या। प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं, और डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, अगर तुमको याद है तो, सही बात है। ये हमने सब देखा है, लेकिन ये जो रिलेशन है ये कुछ अलग का रिलेशन है, ना तो ये डायरेक्ट एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, बल्कि ये कुछ भलताच है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट। तो इसलिए मुझे यहाँ पर उसका जो फाउंडेशन बेसिक है वो डेरिवेटिव्स को यूज करना पड़ा। दोबारा मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने चेन रूल यूज किया है जो हम 12th के मैथ्स में देखने वाले हैं, उसका बेसिक तो यहीं से आता है डेरिवेटिव से, इसलिए मैंने आपको बेसिक बता दिया डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, मतलब ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया है और ये अब यूज करूंगा मैं। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट बिकॉज़ नन ऑफ दीस फॉर्मूले आर एप्लीकेबल हियर। ये फॉर्मूला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन से टोटली अलग है, ठीक है। सो लेट अस डू दैट नाउ। क्या आएगा ये देखिए, सो दिस विल गिव मी therefore डेल्टा आर पैरेलल इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा R1। फिर डेल्टा R1 कितना है, डेल्टा R1 3 है, अपॉन R पैरेलल अपॉन R1, अपॉन R पैरेलल अपॉन R1। R पैरेलल अपॉन R1 बोले तो 66.7 अपॉन 100 का स्क्वायर, कैंसिल प्लीज। डेल्टा R2 इज 4 into 66.7 upon 200 bracket square, cancel please. What do you get there? Tell me what is this? You get it as
सो 3 इंटू 0.667 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.667 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर आएगा 7 इंटू 0.667 का स्क्वायर, विच काउंट्स टू 0.667 का स्क्वायर इंटू 4। ये आपको आप विदाउट कैलसी भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। अगर आपको चाहिए तो 0.667 का स्क्वायर आप कर सकते हो, 667। साथ ही साथ ये 49 9 4 साइज होता है 42 4 46 4 साइज होता है 42 4 46, ओके। एंड दिस इज साइज होता है 42 4 7 36 4 40 7 36 40 0 0, ओके। ऐसा कुछ तो भी आएगा 7 2 8 7 2 8 4 4 4 एंड समथिंग लाइक दिस, 3 3 6। सो इट इज लाइक दिस इंटू 7 करोगे 7 63 6 7 8 56 आणि 6 4 70 62 62 6 7 8 56 आणि 6 62 7 28 आणि 6 30 34 3 7 28 आणि 3 30 31 3 7 28 आणि 3 31 3 3 6 ऐसे। कैसे से करूँ 3.1 बना रहा है नहीं, यहाँ पर गड़बड़ किया, छोड़ो, अलग तरीके से कराएगा। बताइए क्या आएगा, चलो 0.667 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 0.667 का स्क्वायर इंटू 4, 0.667 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस ये 4 तो एक्चुअली कट जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू 0.667 का स्क्वायर प्लस 2 to the 4 कट जाएगा, ओनली 0.667 का स्क्वायर, सो दैट विल बिकम 4 इंटू 0.667 का स्क्वायर। क्या आएगा ये 1.779, करेक्ट, 1.779 समथिंग, सही है ना? ओके, तो मुझे अब मैं इसको राउंड अप कर सकता हूँ कितने पे 1.8, 1.8%। तो मेरा फाइनल आंसर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आर पैरेलल प्लस माइनस डेल्टा आर पैरेलल इज इक्वल टू 66.7 प्लस माइनस 1.8%, ऐसा आएगा। इज दैट ओके? यस। प्लस माइनस 1.8, इज दैट ओके? अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये मुझे और अप्रोप्रिएट मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई हैव टू राउंड इट अप, क्योंकि एरर्स जो दिए हैं वो ऐसे दिए हैं, तो दिस विल बिकम 66.7 प्लस माइनस 2, ऐसा होगा। दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, बट ये उन्होंने दिया है उस हिसाब से ये करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो द आंसर इज ए हियर, ओके। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम था, समझे? एनी डाउट्स अबाउट दैट? ये नो डाउट दिस बिकम्स अ स्टार प्रॉब्लम। या टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज। एनसीईआरटी में जो बुक है उसमें से ये वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने लिखे नंबर्स दिए हैं। HSC टेक्स्ट बुक के बोर्ड टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे जाइए, वहाँ पे दिया मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने का जो मेथड है इसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जस्ट लिसन टू दिस केयरफुली।
आप अपना से लेफ्ट हैंड का एक फोर फिंगर है उसको ऐसे रखिए, ठीक है, यू डू दिस विथ मी एंड लुक एट इट फ्रॉम योर बाय क्लोजिंग योर राइट आई, लुक एट इट विथ योर लेफ्ट आई, क्लोज करो हाथ से, ठीक है। अब चेंज योर राइट हैंड, मतलब अब आपको राइट वाला आंख से उसको देखना है, ठीक है, ये कर लो। डू यू सी द चेंज इन द पोजीशन? Yes. आपको वही ऑब्जेक्ट व्हेन यू आर व्यूइंग फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। डिड यू सी दैट? Yes. सो इसी बेस पर है ये मेथड जिसको कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, जिसे कहते हैं पैरेलैक्स मेथड। कि देखिए ये P इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज I1 का पोजीशन एंड दिस इज I2 का पोजीशन, है ना, एक आंख से देख रहे थे दूसरे आंख से देख रहे थे एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे थे तो इसकी वजह से अपने को अलग अलग उसका पोजीशन मिल रहा था, ठीक है। अब ये है उसका एक्चुअल डिस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस, बराबर है क्या? Yes. ओके। और यहां पर एक एंगल जो अपने को मिलेगा, आई कॉल दिस एंगल एज थीटा, दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, दिस एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन। आपको पता है, मैं आपको बता दूं कि अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है समझो, या 30 डिग्री है, तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो फैक्टर है उसको वो है पाई बाय 180, पाई बाय 180 से वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट ओके? Yes. ठीक है। अब ये डिस्टेंस है OP, और एक फॉर्मूला जो हम देखने वाले हैं कि भाई इफ दिस इज द आर्क, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है, देन S इज इक्वल टू R थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर इस आर्क के जगह पर मैं ये डिस्टेंस E1 E2 ले लेता हूँ, E1 E2 इज इक्वल टू दिस रेडियस, ये रेडियस मतलब ये एक्चुअल डिस्टेंस, आई कॉल दिस एज OP इनटू दिस एंगल थीटा, समझे? इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से ये बेसिक है उस मेथड का, इस मेथड को कहते हैं पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। अब ये वाला मेथड यूज किया जाता है मेजरमेंट ऑफ द लार्जर डिस्टेंसेस, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो ऐसे सेलेस्टियल डिस्टेंसेस को मेजर करने का ये एक तरीका है। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4, गो टू द नेक्स्ट पेज, डिस्टेंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द प्लैनेट्स। समझो कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, फिगर 1.3, कि दिस इज द अर्थ। अर्थ के दो सेपरेट लोकेशंस है, these are the two separate locations of the earth, A and B, which are diametrically opposite, ठीक है। तो दिस इज द डिस्टेंस B, which is actually the diameter of the earth, ठीक है। और समझो कि यहाँ पर कोई प्लैनेट है या अभी है जिसका मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, दिस इज S। तो उसको अर्थ के यहाँ से देखेंगे हम, इस पॉइंट से भी देखेंगे और इस पॉइंट से भी देखेंगे, दोनों पॉइंट से हम देखेंगे अर्थ को। इज दैट क्लियर? एंड लेट मी से दैट दिस एंगल इज थीटा, एंड ये है उसका डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को मैं D बोल देता हूँ, D, समझे? इज दैट ओके? ये एंगल, ये पूरा का पूरा एंगल, दिस इज एंगल थीटा, ठीक है। तो दोबारा मैं वही यूज करूंगा, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा, सो मुझे मिलेगा B इज इक्वल टू D इंटू थीटा। तो मैं एंगल मेजर करके, इफ आई नो द एंगल, if I know the diameter of the earth, then I can find out what is the distance of that planet from the earth. So D is equal to B upon theta. इस तरीके के कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं या कई बार करते हैं। Is that clear? ठीक है। दूसरा वहां पर एक फिगर 1.4 दिया है, दूसरा एक फिगर दिया है, तो दिस वे आई कैन फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लैनेट, या इस मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये है अर्थ, दिस इज द अर्थ, अगला वाला डायग्राम।
और ये है एक प्लैनेट, दिस इज द प्लैनेट वी से। उस प्लैनेट का कोई पर्टिकुलर समझो कि डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, मैं इसको बोलूंगा d, ठीक है। तो उस प्लैनेट को हमारे यहां से अर्थ से हम देखेंगे, यहां से देखेंगे, ठीक है। यहां से देखने के बाद लेट मी से दैट दिस एंगल इज अल्फा, और मुझे उसका डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ भी समझो के पता है और ये एंगल पता है, ठीक है। अब ये है तुम्हारा आर्क, एस इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब डी इज इक्वल टू डी इंटू अल्फा, समझे। तो इस तरीके से मैं उस प्लैनेट का डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकता हूं इफ आई नो इट्स डिस्टेंस एंड इफ आई नो द एंगल सबटेंडेड ऑन द अर्थ, दिस इज पॉसिबल, दिस इज द अर्थ, अर्थ से हम उसको देख रहे हैं। तो मेथड इज सेम। इन शॉर्ट दिस पैरेलैक्स मेथड विल मेक यूज ऑफ एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये वाला फॉर्मूला, लेकिन इसमें नेसेसरीली द एंगल शुड बी मेजर्ड इन रेडियन, इज दैट ओके? ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज parallax method, is that okay? ठीक है, alright, please take a screenshot.